गॉड वैली एक ऐसा इंसिडेंट जिसने वन पीस वर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री ही चेंज कर दी। मीन्स जो करंट टाइमलाइन अभी आप देख रहे हो वो इस गॉड वैली इंसिडेंट की वजह से ही हुई थी। उस गॉड वैली इंसिडेंट की वजह से ही योंको सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया था और उसी की वजह से स्ट्रॉन्ग पायरेट्स क्रू भी फॉर्म हुए थे, जिसमें से 3 तो रॉक्स के ही क्रू से निकले थे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पायरेट्स जो हैं वर्ल्ड में आए थे और रॉक्स का क्रू का जो खौफ था वो भी ख़त्म हुआ था। बाकी आपको जानना है कि गॉड वैली इंसिडेंट में क्या हुआ था और योंको सिस्टम कैसे आया, तो आप हमारी पुरानी पे जो पिछली वीडियो आ रही है उसको चेक कर सकते हैं। उसमें हमने डिटेल में बता रखा है कि गॉड वैली में हुआ क्या था एंड रॉक्स पायरेट्स और रॉजर पायरेट्स में और गाब की टीम ने अलायंस ने कैसे उनको हराया था और योंको सिस्टम कैसे एग्जिस्टेंस में आया था। तो यार बिना किसी देरी के चालू करते हैं आज की वीडियो। तो यार नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो आज की वीडियो का टाइटल है 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर फॉट इन गॉड वैली। तो यार गॉड वैली में बहुत से लेजेंडरी पायरेट्स लड़ रहे थे। मीन्स वहाँ थे रॉक्स पायरेट्स थे, रॉजर पायरेट्स थे, मरीन्स थे, सेलेस्टियल ड्रैगन और उनके स्लेव्स थे। और मरीन्स तो बेसिकली सेलेस्टियल ड्रैगन्स और उनके स्लेव्स को ही बचा रहे थे, लेकिन मरीन्स में भी 2 बहुत स्ट्रॉन्ग बंदे थे। और रॉजर पायरेट्स तो आपको पता ही है कितने स्ट्रॉन्ग था। और रॉक्स पायरेट्स टाइम का रूलर ऑफ द सी था, वो पूरे सीज़ को कंट्रोल करता था उस टाइम पे। तो यार अगर हम बात करें नंबर 10 पे तो हम रखते हैं काइडो को। इस काइडो का भी हमें पता है कि वो प्राइम में कैसा है, लेकिन उस टाइम पे अपने प्राइम में नहीं था। और थ्योरीज का तो ये भी कहना है कि काइडो उस टाइम पे रॉक्स के क्रू में वीकेस्ट था। तो यार काइडो की बात करते हैं तो काइडो के पास करंट टाइम में है फिश फ्रूट, जो कि एक मिथिकल जोआन टाइप है, जो कि बिग मॉम ने इसको ढूंढ के दिया था गॉड वैली में। तो इसके बारे में भी हमने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। तो यार काइडो का प्राइम तो हमें पता है, लेकिन उस टाइम पे ये काफ़ी वीक था ऐसा माना जाता है। लेकिन हमने अभी जब इसकी थोड़ा सा बैक स्टोरी देखी है तो उसे लगता है कि हाँ ये बचपन में भी एक बीस्ट रहा होगा, एक ओनी था जिसको इसके किंगडम वालों ने ही बेच दिया। तो यार नंबर 9 पर रखते हैं स्कॉपर गबान को। तो गबान जो है वो रॉजर का था लेफ्ट हैंड मैन। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रॉजर का लेफ्ट हैंड मैन उसके जितना ही पावरफुल होगा। आई मीन रेली के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा, जैसे सांजी और जोरो का चलता है। और यार गबान के बारे में उतनी डिटेल नहीं है, लेकिन जब तक हमें पता है कि वो एक तगड़ा मेंबर था और उसने ही एक सिग्निफिकेंट रोल भी प्ले किया हो सकता है यहाँ रॉक्स के पायरेट्स को हराने में। और अगर कॉपर गबान की बात करें तो वो डुअल एक्स करता है हैंडल, और उसने 3 दिन 3 रात तक का ओडिन से फाइट की थी। और जहाँ तक हमें लगता है कि ये एडवांस आर्नामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी में भी मास्टर होगा, क्योंकि रॉजर की क्रू में ज़्यादातर लोग हाकी यूजेज थे। तो यार नंबर 8 की बात करते हैं तो नंबर 8 पे मैं रखूँगा बिग मॉम को। आई नो बिग मॉम अभी कैसी बीस्ट है और बचपन में भी थी, बट मेरा बिग मॉम को इस नंबर पर रखने का कारण यही है कि मुझे लगता है बिग मॉम ने उस बैटल में कुछ इतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करा था। वो शायद काइडो के साथ ही थी और उसको प्रोटेक्ट कर रही थी, क्योंकि वो अभी भी वानो आग में बोलती है कि तू मेरे को एक डेप्थ ओ करता है, एंड उसी ने उसको फ्रूट दिया था। आई मीन वो ढूंढ रही हो शायद वहाँ उस आइलैंड में ही कुछ वो देख रही हो, अलग अलग चीज़ें कुछ उसको एक्सप्लोर कर रही हो। तो यार इसीलिए इसको यहाँ रख रखा है। एंड बाकी हम नंबर 8 पे रखते हैं सिल्वर्स रेली को। आई मीन सिल्वर्स रेली अभी भी वन पीस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर माना जाता है, और इवन गाब ने तो उसको एक लेजेंड तक का बोला है। और सिल्वर्स रेली तीनों टाइप की हाकी में मास्टर है और उसका प्रिसाइज कंट्रोल है इस चीज़ में। और रॉजर का राइट हैंड मैन है, तो उससे हम उम्मीद रखते हैं कि वो टो टू टो गया होगा रॉक्स के राइट हैंड मैन से भी, जिसको सपोजिटिवली बोला जाता है वाइट बियर्ड, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यार रेली का हम बता सकते हैं कि हाँ ये डेफिनेटली उस बैटल में कुछ बड़ा किया होगा और सिग्निफिकेंट रोल इसने प्ले करा होगा, इसीलिए हम इसको इस लिस्ट में रखते हैं। एंड देन अगर हम नंबर 6 की बात करते हैं तो हम नंबर 6 पे रखेंगे गोल्डन लायन सिंकी को, जिसके पास था डेविल फ्रूट फुआ फुआ नोमी, जो कि एक फ्लोटिंग डेविल फ्रूट था। इसे फ्लोटिंग पायरेट भी बोला जाता है। और वो इंसिडेंट तो आपको याद ही होगा जब इसने पूरा मरीन फोर्ट तबाह कर दिया था। गार्प और सेनगोकू को मिलकर सिंकी को हराना पड़ा था। और सिंकी अपने प्राइम में रॉजर जैसे लोगों से कम्पीट करता था और उनको एक हार्ड टाइम देता था। और एक टाइम पे ऐसा भी हुआ था जब वो रॉजर को हराने वाला था, लेकिन ओशियन में करंटली उस टाइम पे कुछ ऐसा हो गया था कि रॉजर बच गया, फेट ने रॉजर को बचा लिया, नहीं तो उस टाइम पे सिंकी जरूर उसे हरा देता। हालांकि मूवी में बहुत कमज़ोर दिखाया था, लेकिन अगर आपने इसका स्पेशल एपिसोड वगैरह देखे हैं और उसमें पता है आपको कि सिंकी कैसा है, तो आप जानते हैं कि मैं क्यों इसको सिंकी को इस नंबर पर रख रहा हूँ। एंड देन अगला नंबर हम रखते हैं सेनगोकू को। सेनगोकू किसको नहीं पता यार, मरीन का फ्लीट एडमिरल है, और वो कोई पोजीशन ऐसी नहीं मिल जाती। उसके लिए तुम्हें स्ट्रांग होना चाहिए, तुम्हारा आईक्यू बहुत होना चाहिए और तुमने बहुत कुछ अचीव करा होना चाहिए। तो सेनगोकू के पास है ह्यूमन फ्रूट मॉडल बुधा। तो उसका डेविल फ्रूट की पावर तो हमने मरीन फोर्ट में देख ली थी। हालांकि उसे लूफी ने अपने रबर के डेविल फ्रूट से उसकी शॉक वेव्स को अब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन इसका डेविल फ्रूट बोल सकते हैं कि एक जोन टाइप है, वो भी मिथिकल जोन। और वाइट बियर्ड के डेविल फ्रूट जैसे कि तरह ही है, सिमिलर है, बट वो थोड़ा वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट करने की पावर रखता है, इसमें उतना नहीं है। बट हाँ इसमें भी वो चीज़ है, एबिलिटीज़ हैं।
एंड बाकी ये तीनों टाइप में हाकी में मास्टर है, ऐसा मीन्स थ्योरी इसका कहना है। बाकी अगर तीनों में नहीं भी हुआ तो ये ऑब्जर्वेशन और अर्नामेंट में तो मास्टर होगा ही। एंड बाकी वो इंसिडेंट सबको याद होगा जब इसने गाप को एक ही हाथ से रोक दिया था, और अगर उस दिन ये गाप को नहीं रोकता तो अकाइनू भी उस दिन नहीं बचता। तो उसकी बात भी बाद में करेंगे। एंड देन अगले नंबर पर हम रखते हैं वाइट बियर्ड को। हम माना कि वाइट बियर्ड अभी अपने प्राइम में बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल मिला था, लेकिन उस टाइम पे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि उसने बैटल नहीं करी क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है ये चीज़ें। और बाकी वाइट बियर्ड मेरा फेवरेट कैरेक्टर, तो मैं उसको नीचे रख रहा हूँ। तो ये मैं सोचना कि ये वीक है, तो मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर, लेकिन इसको नीचे रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं उसने उस बैटल में कुछ करा होगा। मैं उसी बैटल के बेसिस में इन सबको रख रहा हूँ, रैंक कर रहा हूँ। तो मेरे को लगता नहीं वाइट बियर्ड ने वहाँ कुछ ऐसा बड़ा कर रखा होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अपोजिट साइड से लड़ा हो रॉजर और गाप के साथ ही, और इसने उनको टेक डाउन करा हो, क्योंकि वहाँ भी क्या कहते हैं, इनको टेक डाउन करना मुश्किल होता है। वाइट बियर्ड की हेल्प भी लगती तब भी ठीक था। और बाकी हमें वाइट बियर्ड का पता ही हो कि कैसा मॉन्स्टर है, और वो तीनों टाइप की हाकी में मास्टर है और रॉजर का राइवल है। तो रॉजर का राइवल है तो हम बोल सकते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, उसने कुछ बड़ा ही करा होगा वहाँ। एंड देन हम अगले नंबर पर रखते हैं मंकी डी गाप। मंकी डी गाप को कौन नहीं जानता, अपने मेन कैरेक्टर का दद्दू है, और ये अपनी एक फिस्ट से माउंटेन्स को तोड़ने की पावर रखता है। एंड हमें ये भी पता है कि इसने डॉन चिनजाओ का क्या हाल करा था, उसका सर पूरा टेढ़ा कर दिया था अपनी एक फिस्ट से। और ये तीनों टाइप की हाकी में मास्टर है, और इसकी आर्नामेंट हाकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और फिजिकल स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा इसकी। मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की अगर, इसने मार्को द फिनिक्स जो रिजनरेट कर सकता है उसको एक पंच में नीचे नॉकडाउन कर दिया था, और वो रिजनरेट नहीं कर पाया। तो हम इससे बता सकते हैं कि क्या है। और इसने जब गाप को पकड़ना था उसने यही बोला था कि मेरे को पकड़ने के लिए गाप और सेंगोकू को भेजो। तो हम इन दोनों की पावर का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग थे। एंड देन अगले नंबर पर हम रखते हैं गोल्डी रॉजर। इस पायरेट किंग गोल्डी रॉजर उस बैटल में इन्वॉल्व था, तो यार बनता है उसका टॉप में होना, लेकिन टॉप में यहाँ कोई और ही हो सकता है क्योंकि गोल्डी रॉजर स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उससे भी ज़्यादा नहीं जो हमारे टॉप में है। तो यार गोल्डी रॉजर था तीनों टाइप की हाकी में मास्टर, ठीक है। तीनों टाइप की हाकी में मास्टर होने के बावजूद रॉजर को हाथ मिलाना पड़ा था गाप से एक बंदे को टेक डाउन करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं उस बंदे की पावर कितनी होगी। बाकी गोल्डी रॉजर मेरे को जहाँ तक लगता है इन सभी पिछले जितने भी बंदा है उनसे अपनी प्राइम में था, क्योंकि उस टाइम पे उसने आधी से ज़्यादा वर्ल्ड को कॉन्कर कर लिया था, मतलब सीज को कॉन्कर कर लिया था, और वो शायद लास्ट आइलैंड के बहुत करीब पहुंच चुका था इस टाइम तक का। क्योंकि हमें बताया गया था रॉजर पहले भी एक बार लास्ट आइलैंड के करीब पहुंच चुका था, लेकिन उसे प्रिसाइज नॉलेज नहीं थी, उसके पास एक बंदा नहीं था जो पॉनिग्लिफ्स पढ़ सकता है। तो यार हम बोल सकते हैं कि हाँ रॉजर भी उस टाइम पे बहुत तगड़ा बंदा रहा होगा 38 ईयर्स पहले भी। तो यार नंबर 1 पे तो एक ही आ सकता है, रॉक्स डी जेविक्स, जिसकी विल अभी ब्लैक बियर्ड ने ले ली है, जो रिसेंट में ओडा ने अभी रिवील भी कर दिया है। तो यार रॉक्स डी जेविक्स तो सबको पता है, और गाब ने भी बोला था कि रॉजर का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी वही था जिसको रॉजर ने आज तक फेस करा, और रॉजर और गाब ने मिल के इसको हराया था। इस बंदे ने सेलेस्टियल ड्रैगन्स को अटैक कर दिया था गॉड वैली में, और इसी बंदे की वजह से इसका पूरा गॉड वैली की एग्जिस्टेंस मिटाई। इस बंदे का नाम भी मिटाया, मतलब नेवी इससे इतना डरती है कि उसने इसका नाम भी नहीं पता लगाना चाहती वर्ल्ड में किसी को। वो चाहती है कि इसको कोई जाने ही ना, क्योंकि एक टाइम ऐसा था 38 ईयर्स पहले कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ रॉक्स पायरेट्स का ही राज रहता था। और रॉक्स की पावर का अंदाजा इससे लगा लो, उसने बिग मॉम, काइडो, शिंकी, कैप्टन जॉन और वाइट बियर्ड जैसे बंदों को अपने अंदर रख रखा था, मीन्स वो उसके अंडर काम करते थे। तो अब उसके बंदे इतने स्ट्रॉन्ग है जो योंको बने फ्यूचर में, और जो पायरेट किंग को राइवल करते थे। तो हम सोच सकते हैं कि उनका कैप्टन कितना स्ट्रॉन्ग होगा। और बाकी आपको अगर जानना है कि गॉड वैली में क्या हुआ था और कैसे था, तो उसके लिए आप हमारी ये वीडियो चेक कर